हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन किए हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है भारत के अंदर मौजूद विभिन्न सुरक्षा बल, संस्थाएं और उनके अधिदेश, उनके मैंडेट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है, क्या है असम राइफल्स की दोहरी नियंत्रण संरचना। दरअसल आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे असम राइफल्स के बारे में, जो कि एक सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है। ठीक, इस संगठन को लेकर के यानी असम राइफल्स को लेकर के इसका जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के दोहरा नियंत्रण की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जिस वजह से यह जो पूरा संगठन है यह चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और वजह भी है कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के डिस्कशन से रिलेटेड जो पॉइंट है उनको देखें। अभी हम न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे असम राइफल्स के बारे में, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इसका बैकग्राउंड था, कैसे इसका गठन हुआ, इससे जुड़े जो कंसर्न्स हैं जिसके बारे में हमने बात की, दोहरी संरचना के बारे में, नियंत्रण व्यवस्था के बारे में निष्कर्ष देखेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा, सवाल रहेगा, जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। चूँकि यह विषय जीएस पेपर 3 से संबंधित है मेंस के स्तर पर, यानी विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं और उनके मैंडेट। ठीक है, इस आधार पर इसको आप डील करेंगे। तो यह विषय दरअसल चर्चा में क्यों आया, असम राइफल्स, डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट्स रोल, ये खबरें भी आई थी। इसके अलावा एक जो अन्य महत्वपूर्ण खबर है वह दरअसल नागालैंड से संबंधित है। अभी आपने सुना होगा कि नागालैंड में कुछ जो सेना के बल हैं उनके जरिए कुछ नागरिकों की हत्या हो गई है। हत्या क्या हो गई है, एक तरीके से दुर्घटना कहेंगे हम इसे। तो नागालैंड का एक क्षेत्र है मौन जिला, नागालैंड का, वहां पर सैन्य गोलीबारी में 1 दर्जन से ज़्यादा लगभग नागरिकों की मृत्यु हो गई है, और उसके चलते जो नागरिक थे, नागरिकों ने प्रतिशोध के रूप में असम राइफल्स के शिविरों में भी हमला कर दिया। तो वहाँ पर सेना भी मौजूद थी, वहाँ पर असम राइफल्स भी मौजूद थी। इंसिडेंट इसका थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें तो ये था कि कुछ नागरिक जो है एक गाड़ी से जा रहे थे, सैन्य बलों ने उनको रोकने के लिए एक तरीके से चेकिंग के तौर पर चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सेना को लगा, शायद भूलवश या गलतीवश उनको लगा कि शायद ये कोई उग्रवादी समूह है, इस वजह से उन पर गोलीबारी हो गई। लेकिन इस गोलीबारी के चलते एक बार जो असम राइफल्स है वह चर्चा में आ गया है, और इस वजह से असम राइफल्स से जुड़े जो मुद्दे हैं, पूरा इनका मैंडेट है, आज के इस डिस्कशन में हम उनको जानेंगे। तो अगर हम असम राइफल्स की वेबसाइट का पेज देखते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर इसके महानिदेशक के पद पर तैनात हैं असम राइफल्स के। और इसका जो इसको कहा गया है उत्तर पूर्व के प्रहरी, क्योंकि जो बल है असम राइफल्स, नाम से ही हमें पता चलता है कि एक क्षेत्र विशेष को संदर्भित करता है असम राइफल्स। तो असम के क्षेत्रों में ये मौजूद हैं, खास तौर से म्यांमार और भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है उसके बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित करना इनका महत्वपूर्ण कामों में से एक है। सेना भी मौजूद है, उसके साथ ये भी मौजूद है। इसके अलावा और बात करें तो इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है असम राइफल्स का, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, और गृह मंत्रालय के तहत ही जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, 6 फोर्सेस आती हैं, उनमें से एक ये भी है, असम राइफल्स भी। यानी जो बाकी की पुलिस फोर्सेस हैं हम उनकी बात करें तो पहला तो हमने असम राइफल्स का जिक्र कर लिया, दूसरा है सीआरपीएफ, उसके बाद बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके बाद एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद सीआईएसएफ, उसके बाद आईटीबीपी, और ये वाला असम राइफल्स। 6 बल हो गए उसमें से, यानी 6 बलों में से एक ये भी है। इसके अलावा भारतीय सेना के साथ उत्तर पूर्व में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तभी हमने इस घटना में देखा कि वहाँ पर नागालैंड के क्षेत्र में असम राइफल्स भी तैनात थी और आर्मी भी तैनात थी, लेकिन घटना चूंकि आर्मी के तहत हुई है, लेकिन इस बल के ऊपर भी हमले हुए हैं, चूंकि सुरक्षा में वो भी मौजूद हैं। अब इस क्षेत्र में यानी भारत म्यांमार की सीमा की रक्षा करना, और अगर हम इनके पर्सनल्स की बात करें तो प्रशिक्षण कर्मचारियों की अगर हम हटा दें, प्रशासनिक और प्रशिक्षण कर्मचारियों को, तो लगभग 63,000 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं।
और वर्तमान में लगभग इसकी 46 बटालियन कार्य कर रही हैं। ठीक, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है असम राइफल का, उसमें दोहरी नियंत्रण संरचना दिखाई देती है और दोहरी नियंत्रण संरचना वाला यह एकमात्र अर्धसैनिक बल बताया गया है। दोहरी नियंत्रण संरचना क्या होती है? यानी इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह गृह मंत्रालय के पास है, ऐसे समझ लें। हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसका ऑपरेशनल कंट्रोल यानी हम कहें परिचालन या संचालन व्यवस्था इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत एक तरह से सेना के पास है। ठीक, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इसके वेतन और बुनियादी ढांचा होंगे, यानी इसके जो भी सैलरी वगैरह इसमें दी जाएगी, ये गृह मंत्रालय के तहत आएगा, यानी इसके तहत। लेकिन इनकी जो तैनाती होगी, कहाँ पर इनको तैनात किया जाएगा, पोस्टिंग, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, डेप्यूटेशन, ये सभी सेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यानी यहाँ ये एक डुअल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। ठीक, इसके अलावा इसके जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, वरिष्ठ रैंकों पर मौजूद व्यक्ति होंगे, वे भी दरअसल सेना के ही लोग होंगे। और हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी इसके जो है महानिदेशक के पद पर तैनात होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया है कि यह बल वास्तविक अर्थों में एकमात्र केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, यानी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस। क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि इसके संचालन कर्तव्य यानी इसकी ड्यूटीज और रेजिमेंट्स जो इसकी बनाई गई हैं वह एक तरह से सेना की तर्ज पर बनाई गई हैं, जबकि जो बाकी के सैन्य बल हैं, जैसे सीआरपीएफ की बात करें या सीआईएसएफ की बात करें, तो वो उन्हें एक तरह से अर्ध सैनिक बलों की श्रेणी में तो रखा जाता है, लेकिन उनका काम सेना की तर्ज से थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए इसका जो प्रमुख काम है असम राइफल्स का, उसमें ये बात लिखी गई है कि एक ऐसी स्थिति में जब सेना के अंतर्गत असम राइफल्स काम करेगी, लेकिन एक ऐसी स्थिति में जहां पर परिस्थितियां बहुत खराब हो, उग्रवाद या आतंकवाद की, और जो भी अन्य जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, अगर वो विफल होते हैं अपने कार्यों में, तब फिर अंतिम विकल्प के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा यानी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को डील करने के लिए असम राइफल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये एक इसी खास विशेषता है जो हमें दिखाई देती है। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें, बैकग्राउंड देखना जरूरी है ही, तो 1835 में इसका गठन दिखाई देता है। 1835 में कछार लेवी नामक एक मिलिशिया समूह के रूप में इसका गठन किया गया था। मिलिशिया समूह क्या होता है? दरअसल एक ऐसा समूह जो सैन्य टुकड़ी के रूप में कार्य तो कर रहा है, लेकिन सेना का आधिकारिक व्यक्ति नहीं है। यानी ऐसा एक, हम कहें कोई एक आम व्यक्ति जिसको सैन्य ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन वह सेना के रूप में आधिकारिक रूप से कार्य नहीं कर रहा है। मुख्य रूप से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसका गठन किया, और क्यों किया? क्योंकि उन्हें चाय बागानों और उनकी जो बस्तियां थी उनको आदिवासी छापेमारी से बचाना था, तो उन्होंने इनका गठन कर दिया। कुछ समय बाद जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा ये करने के बाद इनको पुनर्गठित किया गया और इनका नाम फ्रंटियर फोर्स रख दिया गया। ठीक, उसके बाद क्षेत्र को प्रशासन और वाणिज्य के लिए खोलने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उस पूरे एरिया में जो भी दिक्कतें आ रही थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, हम ब्रिटिश भारत की बात करें, तो उसमें इन्होंने बहुत मदद की ब्रिटिशर्स की, मतलब एक तरह से हम कहें सरकार की मदद की उस दौरान। तो इनको उस समय नागरिकों के दाहिने हाथ और सेना के बाएं हाथ के रूप में वर्णित किया जाता था। ठीक, 1870 में लुशाई हिल्स, लखीमपुर और नागा हिल्स नामक एक असम सैन्य पुलिस बटालियन जो थी वहां की, उसमें इनका विलय कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर आता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जब ब्रिटिश सैनिक यहाँ से भेजे गए तो गोरखा सैनिक मौजूद थे हमारे पास, और उनके पास रिजर्व बटालियंस थी, लेकिन इतने कम समय में उनके पास रिजर्व जो पुलिस थी, रिजर्व फोर्स थी, उनको बुलाने का समय नहीं था। और गोरखा भी, ऐसा कहा गया है कि उस समय नेपाल में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। ऐसे में
असम राइफल्स का जो गठन किया गया था, लुशाई हिल्स वाली पुलिस का, असम पुलिस का, उनके बलों को सेना में एक तरह से भेज दिया गया यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में। उसके बाद युद्ध चलता है और 1917 में इनके कार्यों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार इनको असम राइफल्स नाम दे देती है, इनकी वीरता को सम्मानित करने के लिए, जहां पर ये ब्रिटिश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ रहे थे। तो उसके बाद से इनका नाम असम राइफल्स हो जाता है। फिर स्वतंत्रता होती है, भारत आज़ाद होता है। तो हम देखते हैं जब चीन भारत युद्ध होता है 1962 में, तब भी इनका अहम योगदान रहता है। उसके बाद 1987 में श्रीलंका में जब भारतीय शांति सेना भेजी जाती है, तब भी विदेशी सेना में इनका पहला परिचालन दिखाई देता है आज़ादी के बाद। उसके अलावा बढ़ती आदिवासी अशांति और उग्रवाद की स्थिति में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शांति स्थापित करना इनके अहम कामों में शामिल है। कुछ और काम जैसे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, उग्रवाद का मुकाबला करना। उत्तर पूर्वी राज्यों में हम देखते ही हैं कि अक्सर विवाद बढ़ते रहते हैं। अभी भी जो मुद्दा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो नागालैंड है, नागालैंड में अफस्पा कानून लगाया गया है। ऐसे में कई लोगों की मांग है कि उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो एक हालांकि अलग मुद्दा है हमारे इस टॉपिक से, लेकिन उसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसे भी मुद्दे मौजूद हैं जहां पर इस सुरक्षा बल के द्वारा किए जाने वाले कामों का विरोध भी देखने को मिलता है क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य है इनका वह है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त रखना, और इसी वजह से इनको फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। लेकिन मुद्दे अक्सर बनते रहते हैं, जो मुद्दा अभी हमें बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि उसके बाद बातचीत होगी और हमें देखने को मिलेगा कि क्या फैसला लिया जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता पूर्व और बाद जो भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उसमें इसे सबसे सम्मानित अर्धसैनिक बल का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आज़ादी के बाद लगभग इसने 188 सेना पदक, 120 शौर्य पदक, 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 4 अशोक चक्र जीते हैं। तो एक बड़ा अवार्ड है इसके नाम, और आज़ादी के पहले भी कई सारे अवार्ड्स इन्हें दिए जाते रहे हैं। तो जितने भी बल हैं उसमें सबसे सम्मानित बल के रूप में से देखा जाता है। लेकिन इस वक्त मुद्दे क्या हैं इससे जुड़े हुए? हमने भी डिस्कस किया कि दोहरा नियंत्रण, तो दोहरे नियंत्रण वाला मुद्दा प्रमुख रूप से जुड़ता है, क्योंकि दोहरे नियंत्रण की वजह से कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं और कई तरह के प्रश्न सामने आते हैं। जैसे पहला तो वेतन भत्तों का निर्धारण और सेवानिवृत्ति की शर्तें। चूंकि ये लोग काम करते हैं सेना के साथ, सेना के जवानों की तरह पूरी तरह से उनके साथ जुड़ करके, ऐसे में समस्या ये आती है कि जब वेतन भत्तों की बात आती है तो आर्मी के वेतन भत्ते इनके वेतन भत्तों से कहीं ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसे में इनके जो पर्सनल्स हैं, जो जवान हैं, उनके अंतर्गत असंतोष दिखाई देता है, एक निराशा दिखाई देती है कि जब काम उतना ही कर रहे हैं उस आधार पर वेतन भी समान होना चाहिए। लेकिन इसका जो अंतर है वह इसीलिए आता है कि जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वह अलग मंत्रालय के जरिए होता है और आर्मी के जो वेतन भत्ते हैं वे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो रिटायरमेंट की शर्तें हैं उसके लिए भी सेना के जवान हालांकि 35 वर्ष में ही रिटायर हो जाते हैं, वहीं सीएपीएफ के 60 वर्ष तक रिटायरमेंट होती है। तो कुछ अच्छे पक्ष इस तरफ भी हैं, कुछ अच्छे पक्ष उस तरफ भी हैं। जैसे कहा जाता है कि सेना में एक रैंक एक पेंशन दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी जाती सीएपीएफ में। तो खींचतान की स्थिति बनी हुई है दोनों तरफ से, क्योंकि गृह मंत्रालय का कहना है कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमें एकीकृत दृष्टिकोण के लिए इनका जो ऑपरेशनल सिस्टम है वह भी, परिचालन भी अपने अंतर्गत लेना है। मतलब गृह मंत्रालय की मांग है कि इनका जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाए। लेकिन सेना इसके उलट बात करती है। सेना चाहती है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वह सेना के पास या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आ जाए। तो रक्षा मंत्रालय का अपना ये कहना है कि असम राइफल्स का सेना के साथ समन्वय में अच्छा प्रदर्शन है, मतलब कि शुरू से ही ये लोग सेना के साथ ही काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर इनको अलग से सीएपीएफ की जो बाकी की स्ट्रक्चर हैं उनके जैसा बनाया जाएगा या फिर उनमें से किसी के साथ विलय कर दिया जाएगा तो ये दिशा भ्रमित हो सकते हैं और अपने काम से भटक सकते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ऐसा सेना के कुछ लोगों का मानना है। वहीं इनका कहना है, गृह मंत्रालय के कुछ लोगों का कहना है कि हम ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि सभी जितने भी बल हैं उन सभी को एक एकीकृत दृष्टिकोण से जोड़ा जा सके
और जितना भी हमारी बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है उस सभी को एकीकृत किया जा सके। तो अपने अपने दोनों के पक्ष हैं। 2013 में गृह मंत्रालय ने पहली बार असम राइफल्स का संचालन नियंत्रण यानी ऑपरेशनल जो कंट्रोल है उसको लेने और इसे बीएसएफ के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव दिया था। 2013 में पहली बार ऐसा किया गया। लेकिन 2019 में जब अमित शाह जी गृह मंत्री बनते हैं तो इस प्रस्ताव को नवीनीकृत किया गया और इसके बाद जो नया प्रस्ताव लाया गया उसमें इसका आईटीबीपी के साथ विलय करने की योजना रखी गई है। चूंकि आईटीबीपी भी एक तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी को देखती है और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस इसका बॉर्डर पुलिस इसका नाम है, ऐसे में इसके साथ मर्ज करके वो चाहते हैं कि अलग से जितनी भी सीमा की सुरक्षा है उनको एकीकृत किया जाए। इसके अलावा जो मामला है वह इस वक्त कैबिनेट कमेटी के पास लंबित है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी वे फैसला लेंगे इस पर। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसके पहले याचिकाएं डाली जा चुकी हैं और पिछले साल हमने देखा भी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए, हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि आप चाहें तो इसका जो 2 मंत्रालयों के अंतर्गत जो नियंत्रण है उसको बनाए रखें या फिर यानी इस मामले में स्पष्टता दें कि उनको एकीकृत करना है या फिर अलग अलग रखना है। तो अभी बहुत सारी याचिकाएं और भी लंबित हैं और उन पर फैसला होना बाकी है। ठीक, निष्कर्ष के रूप में देखें तो क्या किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार के पास यहाँ पर पूरा निर्णय देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों ही केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, वे सभी मिलकर के डिसाइड करेंगे कि क्या बेहतर निर्णय हो सकता है। इसके अलावा जल्द से जल्द इसका निर्णय किया जाना जरूरी है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है वह अपने आप में सेना के लोगों के बीच में या फिर अर्धसैनिक बल जो हम असम राइफल्स की बात कर रहे हैं उनके बीच में एक निराशा जो मौजूद है उसको कैसे दूर किया जाए ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा जा सके। ऐसे में एक उचित विचार विमर्श के जरिए एक अच्छा निर्णय निकाले जाने की उम्मीद है और समन्वय के जरिए ही इस निराशा को दूर किया जा सकता है। ठीक, चलिए आज का सवाल देखते हैं। असम राइफल्स की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके परिचालन में आने वाली बाधाओं की चर्चा कीजिए। तो आपको पहले बताना है इस टॉपिक के डिस्कशन के आधार पर कि असम राइफल्स का गठन कैसे किया गया, इसकी विशेषताएं क्या है, कहां पर ये कार्य कर रही है इस वक्त, और उसके बाद आपको बताना है कि क्या चुनौतियां हैं इसके सामने। वही दोहरी नियंत्रण वाली स्थिति को बताइएगा और एक समाधान का सुझाव उत्तर में शामिल कीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।